हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है और उसमें 21 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। उन 21 क्लासेस में हम सभी चैप्टर्स के जो की पॉइंट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं या फैक्ट्स हैं वो कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, वन लाइनर या जिसको वेरी शॉर्ट या अति लघुत्तरीय क्वेश्चन कहते हैं वो कर चुके हैं। और उसमें अब जो चल रहा है, अब उसमें न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स मैं बोर्ड पे ही कराऊंगा और वो लगातार चलती रहेंगी क्लासेस। लेकिन अभी हमारा एक पार्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट छूटा हुआ है और वो पार्ट है उसका सूत्रों का निगमन, डेरिवेशंस। तो जो मेन डेरिवेशंस हैं, जो क्वेश्चन आए हैं अब तक और आने के भी बहुत ज़्यादा चांस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं वो इसमें कराऊंगा। आप नोट कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट्स ले लेना। और ये कोशिश की गई है कि आपको आसानी से ये याद हो जाए, सरल भाषा में मैंने इनको लिखा है। तो शुरू करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसमें क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है AB और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें पहले हम रीड करेंगे, फिर मैं इसके बारे में समझाऊंगा। तो दिया है पूरा जो क्वेश्चन, जिस तरह से हमें लिखना है, आपको लिखना है उस तरह से आप देखेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2L हम अपनी सुविधा के लिए मानते हैं, K प्लस Q व माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति समझेंगे पहले। अक्षीय स्थिति वह स्थिति होती है जहाँ पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा सीधे गुजरती है, तो वो स्थिति कहलाती है अक्षीय स्थिति। तो ये जो P बिंदु है ये अक्षीय स्थिति में है। तो P बिंदु पर दो तरह की तीव्रताएं बनेंगी, एक तो प्लस Q आवेश के कारण, एक माइनस Q आवेश के कारण। जो प्लस Q आवेश के कारण बनेगी उसकी दिशा द्विध्रुव से दूर की ओर या बाहर की ओर होगी, जबकि माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बनेगी वो उसकी दिशा द्विध्रुव की ओर होगी। तो इसमें देखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि इस पर जो बिंदु P पर जो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी, उसके लिए दूरी हम द्विध्रुव के मध्य बिंदु से देखेंगे। तो मध्य बिंदु से जो दूरी थी वो R थी, तो प्लस Q आवेश से जो दूरी बन जाएगी R माइनस L। तो ये आ जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। और दिशा इसकी होगी A से P की ओर, यानी बाहर की ओर। तथा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2, मान लिया E2 है, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैलकुलेट करने के लिए R में क्या जोड़ देंगे, L जोड़ देंगे, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा होगी P से B की ओर, अपोजिट डायरेक्शन या द्विध्रुव की ओर। अब इसमें चूंकि R माइनस L R प्लस L से छोटी संख्या बनेगी, तो इसलिए जो E1 है, E1 बड़ा हो जाएगा E2 से, और बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हो जाएगी E बराबर E1 माइनस E2। दोनों की वैल्यू रखेंगे, E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इसमें से Q
अपॉन 4πε0 के कॉमन लेंगे और एलसीएम बनेगा नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ टर्म्स इसमें कट जाएंगी और ये आ जाएगा 1/4πε0 के 2 इंटू क्यू इंटू 2l लिख लेंगे इसको इस हिसाब से इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टर्म आ चुकी है। चूँकि आर जो दूरी है वो द्विध्रुव की लंबाई की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए आर स्क्वायर और बड़ी दूरी बनेगी एल स्क्वायर की कंपैरिजन में। तो आर स्क्वायर की कंपैरिजन में एल स्क्वायर जो टर्म है उसको क्या करेंगे, नगण्य मान सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ये करने के बाद ये आ जाएगा ई बराबर 1/4πε0 के 2p अपॉन आर की पावर 4 इंटू आर। नीचे हमने क्या किया, एल हटा दिया तो आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर बना आर की पावर 4, इससे कट जाएगा आर से आर कट गया तो ई बराबर आ जाएगा अक्षीय स्थिति में ई बराबर 1/4πε0 के 2p अपॉन आर क्यूब। तो इस तरह से इसको नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद आप इसको याद भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आया हुआ है ये 2010 में, 2016 में, 17 में, 20 में, 22 में, और जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था ये आया हुआ था 2012, 13, 14, 16, 19 और 22 में। तो इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको करना आना ही चाहिए। नोट्स भी इस तरह से आप बना लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2010, 16, 17, 20 और 22 इन सालों में ये आया है। तो ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, इसकी लंबाई 2l मान ली, इसका मध्य बिंदु O मान लिया। तो मध्य बिंदु से दोनों आवेशों की दूरी l और दूसरे की भी l होगी और यहाँ बिंदु P है जो इन दोनों आवेशों की निरक्षीय स्थिति में है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है द्विध्रुव के कारण। तो प्लस Q आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र E1 इधर को क्रिएट होगा और माइनस Q के कारण E2 इस दिशा में क्रिएट होगा। अब चूँकि E1 और E2 कोण पर काम कर रहे हैं, सदिश राशि है, इसलिए इसके दो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, E1 साइन थीटा, E1 कोस थीटा, इसी तरह से E2 साइन थीटा और E2 कोस थीटा। चूँकि ये जो अगर हम A और ये P मान रहे हैं, चूँकि AP बराबर किसके है, BP के, AP बराबर BP के, तो दोनों जो तीव्रताएं हैं E1 और E2 बराबर होंगी और बराबर होने के कारण जो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा हैं, ये कंपोनेंट एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे और ये एक दूसरे को निरस्त या कैंसिल कर देंगे। परिणामी तीव्रता बनेगी ये E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। तो इसको पूरे को देखेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB आवेश प्लस Q व माइनस Q से मिलकर बना है जिसकी लंबाई 2l है। माना इसके मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र से AP बराबर BP बराबर है √R² प्लस L स्क्वायर, या AP बराबर BP बराबर R² प्लस L स्क्वायर, √ को हम लिख सकते हैं पावर हाफ। बिंदु P पर आवेश प्लस Q तथा माइनस Q के कारण उत्पन्न तीव्रताओं
क्रमशः E1 E2 के दो घटक क्रमशः E1 साइन थीटा, E1 कोस थीटा, E2 साइन थीटा और E2 कोस थीटा होंगे। E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये बता चुका मैं, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे क्योंकि ये अपोजिट और इक्वल हैं, ये दोनों बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। चूँकि E1 बराबर E2 के है, ये वाली दूरी AP बराबर BP होने के कारण, तो इसलिए E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² का होल स्क्वायर। जब हम होल स्क्वायर लेंगे, पावर हाफ थी, सब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो पावर बचेगी 1, यानी Q/r² प्लस L² इंटू 2 कोस थीटा। अब 2 कोस थीटा की वैल्यू किसी एक ट्राइंगल से ले लेंगे, चाहे वो APO या BPO। इससे हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी L/r² प्लस L² की पावर हाफ, क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार L होगा, कर्ण AP या BP, जो भी एंगल हम ट्राइंगल ले रहे हैं। तो इस तरह से कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे। कोस थीटा की वैल्यू रखने के बाद E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के 2QL/r² प्लस L² की पावर 1, पावर ये था, हाफ ये आया, दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 3/2। फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे, चूँकि R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, इसलिए R² और भी ज़्यादा बड़ा होगा L² से, अतः R² की तुलना में L² को क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे और जो L² वाली टर्म है उसको हम छोड़ देंगे। L² वाली टर्म छोड़ने पर E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के, और ऊपर आ जाएगा 2QL को लिखेंगे P, द्विध्रुव का आघूर्ण, अपॉन R³। तो इस तरह से निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के P/R³। तो आप ये नोट्स बनाते रहें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, याद करते रहें इसको। थैंक यू।